ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, अगर लहजा बदलते तो सिकंदर हो गए होते। सारा खेल लहजे का है, मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर नहीं था। अपने बच्चों के भविष्य पर बात करो। हमें ऐसे प्रोफेसर चाहिए जो बोले ना, और अगर बोले तो केवल आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में उनकी गुलामी, उनकी चापलूसी या उनकी पैरोकारी करें। एक नौकरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी नौकरी रहे या जाए ये बड़ा सवाल नहीं है। इस देश का संविधान रहना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। पॉलिटिकल हिस्सा दिया जा रहा है ताकि वोट लेने के समय दिखाया जाए कि भैया ये कुल्हाड़ी का साथ दो क्योंकि लकड़ी तुम्हारी जाति की लगा दी, और कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने का काम करे, जंगल साफ कर रही है और जंगल के लोग चुप होकर के खुश हैं कि कुल्हाड़ी में लकड़ी तो मेरी जाति की है। आज की तारीख में अगर बात करेंगे कि लालू और मुलायम होने का मतलब क्या है, तो 1980 और 90 के दशक से लेकर के 2024 तक का एक बात दावे से कह रहा हूं, पूरे उत्तर भारत को सांप्रदायिकता की आग से बचाने वाले नेताओं का नाम है लालू यादव और मुलायम सिंह। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचार का नाम है। तो विचार कभी मरा नहीं करते, व्यक्ति मरा करते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज पे बाबा साहब की थ्योरी पर बना, ये बात देश में इकोनॉमी में बात नहीं हुई। ज्योतिबा फूले का एक वाक्य है कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता। उन्होंने कहा कि जाति एक ऐसी गंदगी है जिसको कपड़े से ढक करके तुम नहीं छिपा सकते, उसको साफ करना पड़ेगा। जब तक बराबरी नहीं मिल जाएगी तब तक विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी। कि हौसलों में फकत उतार सही, वक्त ज्यादा ही बेहिसाब सही, नाउमीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। कि अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे, आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत। हमारे साथ प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं। अब विश्वविद्यालय छूट गया है, वो विश्वविद्यालय जिससे इन्हें बड़ा प्रेम था। उसके बाद शानदार किताब भी लिख चुके हैं, बाजार में आ गई, बेस्ट सेलर बन गई, 26,000 प्रतियां आनन फानन में बिक गई और इंडिया में इतनी तेजी से बिकने वाली पहली किताब है, अपने आप में पहली किताब। लेकिन मुद्दा यह है कि इस तमाम घटनाक्रम के बीच ये लगातार राजनीतिक रूप से सक्रिय है। कई बार इन्हें समाजवादी पार्टी के मंचों से बोलते हुए देखा जा रहा है। लक्ष्मण भैया, क्या लगता है कि पीडीए का जो नारा है ये कितना सस्टेन करेगा, और जिस तरीके का राजनीतिक एजेंडा समाजवादी पार्टी का इस समय पीडीए का आसपास घूम रहा है, क्या लगता है कितना खींचेगा पीडीए? बहुत शुक्रिया विनीत जी आपका कि आपने किताब का जिक्र किया, और मैं अपने किताब के सभी परिवार के सदस्यों का बहुत शुक्रिया अदा करूंगा कि निश्चित रूप से 20 दिन में 26,000 प्रतियां कैसे किताब के लोगों के हाथ पहुंच जाएं, ये बहुत अरसे बाद हुआ है। शायद ही इस तरह की कोई पहले कोई किताब आई हो। तो उनका जो प्रेम है, उनका जो अपनापन है, जिन लोगों ने अपने हाथ में मेरी किताब को लिया, उसको प्रेम दिया, पढ़ा, उस पर बातें लिखी, उन सबका बहुत शुक्रिया। कोशिश यही थी, जिन्होंने मेरी नौकरी छीनी, जिन्होंने मुझे सज़ा देने, खामोश करा देने, डरा देने की कोशिश और मंशा के तहत ये काम किया था, क्योंकि मेरिट से तो वो उन्होंने नौकरी से निकाला नहीं। वो नौकरी से निकालना एक साजिश थी। साजिश इसलिए कि हमें ऐसे प्रोफेसर चाहिए जो बोले ना, और अगर बोले तो केवल आरएसएस और बीजेपी के पक्ष में उनकी गुलामी, उनकी चापलूसी या उनकी पैरोकारी करें। ये विश्वविद्यालय की संरचना और देश के शिक्षा व्यवस्था के लिए भी खतरनाक है। विश्वविद्यालय शब्द ही विश्व से बना है। विश्वविद्यालय ज्ञान, विज्ञान, अनुसंधान का देश भर में जितना भी ख्याल और विचार है, उन सब पर बात होने के लिए विश्वविद्यालय बने थे। आज उन विश्वविद्यालयों में वाइस चांसलर, प्रिंसिपल, प्रोफेसर सब एक विचारधारा के भरे जा रहे हैं। तो इसके प्रोटेस्ट में उन्होंने ये सज़ा दी, मेरिट के आधार पर नहीं। इस सज़ा का इसका मतलब वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट हो रहे हैं, इसलिए उन्होंने चाहा कि खामोश हो जाएंगे, डर जाएंगे, चुप हो जाएंगे। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये जो वर्तमान दौर है, इसमें अगर हम चुप हो गए या हमने वो लड़ाई नहीं लड़ी और हमने वो सारा काम नहीं किया जो आज के समाज की बेहतरी के लिए ज़रूरी है, तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। और इसलिए हमने ये निर्णय लिया कि एक नौकरी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, हमारी नौकरी रहे या जाए ये बड़ा सवाल नहीं है। इस देश का संविधान रहना चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और आज संविधान को बचाने के लिए देश में सामाजिक न्याय, सौहार्द और समाजवादी मूल्यों की स्थापना हो,
और जो लोग संविधान विरोधी हैं, सामाजिक न्याय विरोधी हैं, उनको हम हर तरह से हाशिए पर ढकेलें, उन्हें शिकस्त दें। इसकी कोशिश में जो भी गतिविधि हमसे बनेगी, हम खुल करके इस काम को कर रहे हैं। और चाहे आज वो समाजवादी पार्टी, मैं चूंकि उत्तर प्रदेश का हूँ, तो उत्तर प्रदेश में एक प्रमुख विपक्षी दल और इंडिया अलायंस जो समाजवादी मूल्य की बात करता है, जो जाति जनगणना की बात करता है, और उसके टर्म में उन्होंने एक राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने एक टर्म इजाद किया, पॉलिटिकल टर्म नैरेटिव सेट करने के लिए, जिसका नाम है पीडीए, पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। ये इस देश के 90% आबादी के लोग हैं, किसान, मजदूर, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो जो पीडीए की बात करेगा और पीडीए की बात करते हुए हजारों साल के अन्याय, शोषण, अत्याचार से मुक्ति दिलाने के लिए, सबको उसका हक दिलाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए, समता संपन्नता वाला समाजवाद लागू कराने के लिए जो काम कर रहा है, हम खुले हम उसके साथ खड़े होंगे। सवाल यह है कि क्या सारे पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों से दिक्कत थी, या लक्ष्मण यादव जैसे मुखर पिछड़े दलित अल्पसंख्यक वर्ग के किसी व्यक्ति से ही उन्हें दिक्कत है? क्योंकि तमाम दिल्ली यूनिवर्सिटी हो, बाकी यूनिवर्सिटीज़ हैं, या भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही आप देख लीजिए, तमाम पिछड़े दलित वर्ग के लोग हैं, तमाम प्रोफेसर्स हैं, तमाम लोग हैं, उन्हें आखिर लक्ष्मण यादव से ही इतनी समस्या क्यों हुई? वो एक शेर है ना कि ये सारे लहलहाते खेत बंजर हो गए होते, अगर लहजा बदलते तो सिकंदर हो गए होते। सारा खेल लहजे का है। मेरे लहजे में जी हजूर न था और कोई मेरा कसूर न था। तो जिसके लहजे में जी हजूरी नहीं होगी, वो उन्हें खटकेगा जो सत्ता में बैठे। सत्ता में बैठे लोगों को हर दलित पिछड़े से थोड़ी ही दिक्कत है। वो तो किसी का दिल जीत रहे हैं, किसी के लिए खिड़की दरवाजे खोल रहे हैं, किसी को भारत रत्न दे रहे हैं, किसी को राष्ट्रपति बना रहे हैं, किसी को मुख्यमंत्री बना रहे हैं, किसी को जो है मंत्री पद दे रहे हैं, किसी को प्रोफेसर, वाइस चांसलर, जो चाहिए वो ले लो। वो दलित पिछड़े वहाँ भी जा रहे हैं, क्योंकि बिना दलित पिछड़ों के देश में शासन और राज कैसे कोई करेगा। लेकिन उनको ऐसा दलित पिछड़ा चाहिए जिसकी जाति केवल दलित पिछड़े की हो, विचार दलित पिछड़े का ना हो। विचार का नाम क्या है? मंडल आंदोलन। विचार का नाम क्या है? समाजवाद और सामाजिक न्याय। और जो समाजवाद और सामाजिक न्याय की बात करेगा, जो भारत के संविधान और मंडल कमीशन की बात करेगा, उसको मैं कहूंगा कि वो सामाजिक न्याय की विचार वाला असली दलित पिछड़ा है। जाति के नाम पर तो नहीं, जाति के नाम पर तो बहुत सारे लोग बीजेपी में बहुत कुछ बने हुए हैं, लेकिन हम आज याद करते हैं तो पीडीए के विचार में राम मनोहर लोहिया को याद करते हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया न पिछड़े थे, न दलित थे, न अल्पसंख्यक थे, लेकिन उनका समाजवाद का विचार सामाजिक न्याय का विचार था। राहुल सांकृत्यायन पिछड़े दलित अल्पसंख्यक नहीं थे। हम इसलिए विचार को केंद्र में मानते हैं। विचार हमारे पास है, वो विचार जो मान्यवर कांशीराम का विचार था, वो विचार जो रफीकुल मुल्क नेताजी मुलायम सिंह यादव का विचार था, वो विचार जो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार था। जो विचार के साथ है उसको जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा दिखता है। तो जितने लोग आज ओबीसी के हैं, पूरे देश का भला अगर किसी एक मुद्दे से होगा तो वो मुद्दा है जाति जनगणना। तो बताइए, जो दलित है, जो पिछड़ा है और जो बीजेपी में है, या उनके हाशिए पर बैठ करके उनके इशारे पर उनकी गुलामी कर रहा है, वो कभी बोल सकता है कि बीजेपी जाति जनगणना कराए? बीजेपी संविधान को क्यों बदलना चाहती? अगर आप ये सवाल नहीं पूछ सकते बीजेपी से, तो आप इसका मतलब बीजेपी के गुलाम हैं। वैचारिक रूप से आप आरएसएस के गुलाम हैं। इसलिए लड़ाई विचारधारा की, लड़ाई जातियों की नहीं है। लड़ाई विचारधारा की। एक तरफ संविधान विरोधी लोग खड़े, एक तरफ संविधान को बचाने वाले लोग खड़े। लड़ाई अगर विचारधारा की है तो सामाजिक न्याय की विचारधारा तो यही कहती है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। भाजपा यही कह रही है कि हम सबको हिस्सा दे रहे हैं। मोहन यादव को मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री बना दिया गया। आज जहां हम बैठे हैं इसी शहर में, मोहन यादव के आगमन पर तमाम यादवों से भारतीय जनता पार्टी आह्वान कर रही है कि आइए हमारे साथ जुड़ जाइए, हम आपको हिस्सा दे रहे हैं। और वो जो हिस्सेदारी की प्रक्रिया है सतत जारी है। वो लगातार इस बात को दिखाने में कामयाब है, या कह लीजिए प्रभावित कर रहे हैं लोगों को कि हम हिस्सा दे रहे हैं, बाकी लोग हिस्सा नहीं दे रहे हैं। यहाँ तक कि सोनेलाल पटेल जी स्वयं सामाजिक न्याय की बात करते थे। आज अनुप्रिया पटेल भारतीय जनता पार्टी में है, और तमाम नेता इस तरीके के जो मुखौटे हैं भारतीय जनता पार्टी के पास, क्या लोग उससे प्रभावित हो रहे हैं? देखिए, हमारी दादी बहुत बुजुर्ग हो गई जब, तो एक बार थोड़ा पैर कमजोर था, लुढ़क के गिर गई तो सर में चोट लग गई। तो मेरी माँ ने हल्दी बांध दी। शाम के टाइम था, सुबह उठी तो दादी जब हल्दी खोली गई तो देखी गई कि चोट बाईं तरफ लगी थी, और हल्दी चूंकि गलती से दिख नहीं रही थी,
वो अंदर नहीं गुरमा पड़ जाता है। तो मम्मी को दिखा नहीं कि कहाँ चोट लगी है, उन्होंने यहाँ हल्दी बांध दी। सुबह ये ठीक हुआ क्या चोट? हिस्सा मांगा कहाँ जा रहा है और हिस्सा दिया कहाँ जा रहा है? हिस्सा मांगा जा रहा है जाति जनगणना के जरिए। कहा जा रहा है कि कितने प्रोफेसर, वाइस चांसलर, उद्योगपति, ज्वाइंट सेक्रेटरी, आईएएस, पीसीएस, वकील, जज, मीडिया में एंकर, बड़े बड़े ब्यूरो चीफ कहाँ हैं दलित, पिछड़े, आदिवासी? तो वहाँ हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सवाल पूछा जा रहा है कि 340 से ज़्यादा लेटरल एंट्री से बीजेपी ने सबको सेक्रेटरी रैंक पर सीधे प्रमोट करके बना दिया बड़ा अधिकारी, उसमें एक भी दलित, पिछड़ा, आदिवासी नहीं है। यहाँ हिस्सा क्यों नहीं दिया? पॉलिटिकल हिस्सा दिया जा रहा है ताकि वोट लेने के समय दिखाया जाए कि भैया ये कुल्हाड़ी का साथ दो, क्योंकि लकड़ी तुम्हारी जाति की लगा दी, और कुल्हाड़ी लकड़ी को काटने का काम करे, जंगल साफ कर रही है, और जंगल के लोग चुप होकर के खुश हैं कि कुल्हाड़ी में लकड़ी तो मेरी जाति की है। अब आइए मोहन यादव पर। यादव समाज इस देश में ओबीसी का, उत्तर भारत का एक ऐसा समाज जो वैचारिक और सामाजिक रूप से क्रांतिकारी रहा है। उस समाज के बीच पेरियार लई सिंह यादव पैदा हुए। उस समाज के बीच आज मानवर कांशीराम के आंदोलन से बहुत सारे लोग पैदा हुए। उस समाज के बीच माननीय मुलायम सिंह यादव जी थे। तो मुलायम सिंह यादव एक तो यादव समाज के नेता मात्र नहीं थे, उन्होंने 90% लोगों की, किसान, नौजवान की बात की। लेकिन नेता बने तो किसके नाम पर? यादव के नेता नहीं, किसानों, नौजवानों का नेता, समाजवाद का नेता, और पूरे प्रदेश की बेहतरी के लिए काम किया। अब एक बात बताइए कि यादव समाज के लोगों को मुख्यमंत्री बना के पड़ोसी राज्य में, यूपी बिहार में घुमाया जा रहा है ताकि यादवों का वोट काट करके बीजेपी की तरफ ले जाया जाए। अब इसको एक उदाहरण से समझिए कि कितना हास्यास्पद ये सब है। एक ही साथ आसपास के इन दोनों राज्यों में, बिहार में आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बड़े नेता हुआ करते थे, उसी समय लगभग बराबर उत्तर प्रदेश में माननीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी बड़े नेता हुआ करते थे, और दोनों प्रदेशों में लड़ते थे चुनाव। बिहार के नेता लालू जी यूपी में नहीं जीत पाते थे, और नेताजी बिहार में नहीं जीत पाए, और जबकि दोनों जगह वो बड़े नेता। यादव जाति देख करके राजनीति किया ही नहीं कभी, विचार देख करके। तो दोनों पैरेलल खड़े थे, चाहे लालू जी हो चाहे नेताजी हो। अब पड़ोस से कोई ऐसे आप मोहन यादव जी को बुला रहे हैं तो उससे यादव टूट जाएगा? नहीं भाई, यादव विचारधारा देखता है। यादव सामाजिक न्याय और समाजवाद का सबसे बड़ा प्रहरी है। आज की तारीख में अगर बात करेंगे कि लालू और मुलायम होने का मतलब क्या है, तो 1980 और 90 के दशक से लेकर के 2024 तक का एक बात दावे से कह रहा हूं, पूरे उत्तर भारत को सांप्रदायिकता की आग से बचाने वाले नेताओं का नाम है लालू यादव और मुलायम सिंह यादव। वरना ये उत्तर भारत में सांप्रदायिकता बीजेपी ने कितना आग लगा दी होती। और उन्होंने अपने पूरे समाज को, केवल यादवों के नेता दोनों नहीं थे, बार बार कह रहा हूं, ये पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, किसान, कमजोर, कमेरा लोगों के नेता थे। और इसलिए उन्होंने अपने समाज को सांप्रदायिक राजनीति से निकाला। एक ने रथ रोक दिया था सांप्रदायिकता का, कहा दंगा फैलने नहीं देंगे, और दूसरे ने कहा कि संविधान को बचाने के लिए जो भी कानूनी कार्रवाई है, हमारा फैसला है कि हम संविधान की हिफाजत के लिए मुख्यमंत्री बने। उनको आप कह रहे हैं कि कोई यादव नेता आ जाएगा, फिर कोई कुर्मी नेता को, कोई कोयरी नेता को, कोई अहिर नेता को, कोई और अलग अलग जात बिरादरी के नेताओं को घुमा रही है बीजेपी। तो कुछ वोट मिल जाएंगे क्योंकि लोगों को लगता है कि ये हमारा नेता है, लेकिन विचार नहीं होगा। तो जो यादव सम्मेलन लखनऊ में करा रहे हैं मोहन यादव के, उसमें एक सवाल कोई जाकर, और पत्रकार वार्ता कर दे मोहन यादव, और पत्रकार वहां पर जाकर एक सवाल पूछ लें। आप जाइए वहां सवाल पूछिए कि मोहन जी जाति जनगणना पर आपकी क्या राय है। वहीं क्लियर हो जाएगा कि वो यादव के हितैषी हैं कि सबसे बड़े दुश्मन हैं। उनसे पूछिए कि संविधान खतरे में है तो संविधान नहीं रहेगा। मंडल कमीशन का नाम मोहन यादव जी क्यों नहीं लेते आप? मंडल कमीशन के कितनी सिफारिशें, पूछिएगा ऐसे, एक एग्जाम लीजिए। नरेंद्र मोदी जी खुद को ओबीसी कहते हैं, आज तक 10 साल में उन्होंने मंडल कमीशन का एक बार नाम भी लिया है? किस बात के ओबीसी आप हैं? ऐसे तो जाति लगा करके तो बहुत सारे ओबीसी हैं। हम ओबीसी उन्हें मानते हैं जो विचारधारा की बात करते हैं। बीजेपी केवल जातियों को वहां प्रतिनिधित्व दे रही है जहां से वोट लिया जाए, अधिकार नहीं दे रही उनको, और हिस्सेदारी कहां दे रही है? इसलिए जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। कहां? नौकरी में, रोजगार में, मीडिया में, जुडिशरी में, विश्वविद्यालय में,
जितने ठेके पट्टे होते हैं उसमें कितने लोग हैं? 500 बड़े उद्योगपतियों की लिस्ट बनाइए, कितने दलित पिछड़े आदिवासी हैं। और नरेंद्र मोदी ने किसको ठेका दिया? नरेंद्र मोदी ने मंडल कमीशन का नाम क्यों नहीं लिया? कितनी कमीशन की रिकमेंडेशन लागू है? और 52% आबादी को 52% हक देना था ओबीसी को। क्यों नहीं नरेंद्र मोदी, अगर देश के सबसे बड़े ओबीसी हैं, तो कह दें कि हम पूरा जिसकी जितनी संख्या उसको उतना हक दें। जिस संवैधानिक मुद्दे पर आप लड़ रहे हैं, जिसके आधार पर आप ये लड़ाई लड़ रहे हैं कि भाई मुझे जबरदस्ती प्रोफेसर बनने से रोक दिया गया, मुझे यूनिवर्सिटी से निकाल दिया गया, जिस संविधान की हर बार आप बात करते हैं, उसी संविधान के बनाने वाले बाबा साहब भीमराव अंबेडकर तक को तो इस देश ने एक जाति का नेता घोषित कर दिया। क्या ये अवधारणा बदल पाएंगे आने वाले वक्त में? ये जो राजनीतिक दल हैं, क्षेत्रीय राजनीतिक दल, खास करके इन पर ये जिम्मेदारी है। आपको क्या लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जाति से निकालकर क्या जमात वाली कैटेगरी में खड़ा कर पाएगा ये नया परिदृश्य? मेरा मानना है कि खड़ा कर चुका है। आज़ादी के बाद बेशक इस बात की कोशिश की गई कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को या तो ख़त्म कर दे, कहीं कोई किताब नहीं, उन पे कोई बातचीत ना हो। फूले अंबेडकर पेरियार का मिशन क्या था, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का सिद्धांत क्या था, वो विचारधारा आइडिया ऑफ इंडिया की विचारधारा थी। कोशिश ये की गई कि उस विचारधारा पर बात कम हो, लेकिन जहाँ विचार केंद्र में होता है, जिस शख्सियत, जैसे कुछ बीज होते हैं ना, उनमें इतनी क्षमता होती है कि बंजर जमीन पर भी फेंक देंगे तो वो धरती का सीना चीर करके लहलहाते हुए खड़े हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास अपना एक विचार है। तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एक विचार का नाम है। तो विचार कभी मरा नहीं करते, व्यक्ति मरा करते हैं, और विचार को आप बरगला नहीं सकते। बहुत दिनों तक कोशिश की गई कि अगर डॉक्टर अंबेडकर को मिटा नहीं पा रहे हैं तो केवल दलितों का नेता बना दें, लेकिन आज जाकर के आप पूरे देश के जन आंदोलन के चेहरे के रूप में देखिए। इस देश में संविधान बचाने वाली किसी भी आवाज को सुनिए, उसके सबसे केंद्र में अगर कोई नायक है तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। वो केंद्रीय नायक हैं क्योंकि उनका विचार आइडिया ऑफ इंडिया का विचार है, तो वो किसी जाति के बंधन में बंधेगे ही नहीं। बाबा साहब अंबेडकर ओबीसी के लिए क्या किए, ये बात ओबीसी को जानने नहीं दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर महिलाओं के लिए क्या किए, ये बात देश की महिलाओं को पता नहीं लगने दिया गया। बाबा साहब अंबेडकर इस देश के नौकरी पेशा लोगों के लिए वेतन भत्ता, पे ग्रेड, ग्रेचुटी, क्या क्या प्रावधान किए। महिलाओं को मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव से लेकर के काम के घंटे कम करना, वुमेन एम्पावरमेंट के तमाम काम करना, ये बात इस देश के नौकरी पेशा और महिलाओं को नहीं पता लगने दिया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कैसे द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रुपीज पे बाबा साहब की थ्योरी पर बना, ये बात देश में इकोनॉमी में बात नहीं हुई। 5 अखबारों के संपादन किया बाबा साहब ने अपने जीवन काल में। आप पत्रकारिता में बाबा साहब की बात नहीं होती। इस देश में बाबा साहब अंबेडकर ने जल परियोजना से लेकर बांध परियोजना तक का खाका खींचा। बाबा साहब अंबेडकर की बात लोगों को बताने नहीं दिया गया, छुपाया गया, कमजोर किया गया। लेकिन साजिशें इतनी मजबूत कभी नहीं होती कि वो लहलहाती फसलों को आने से रोक सकें। ज्योतिबा फूले का एक वाक्य है कि हथेली से सूरज नहीं ढका जा सकता, सूरज हथेली से नहीं ढक सकते। और माननीय नेताजी एक बार कहा करते थे, सदन में उन्होंने भाषण दिया जाति जनगणना के पक्ष में 2010 में, उन्होंने कहा कि जाति एक ऐसी गंदगी जिसको कपड़े से ढक करके तुम नहीं छिपा सकते, उसको साफ करना पड़ेगा। तो हथेली से जैसे सूरज नहीं ढका सकता, वैसे ही बाबा साहब अंबेडकर, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, मान्यवर कांशीराम और नेताजी का विचार ये सूरज की तरह है, क्योंकि इंसाफ और इंसानियत की बात करता है। इसलिए ये किसी इस तरह की चीज़ के साजिश में नहीं फंसेंगे। एक दिन आएगा, थोड़ा वक्त लग रहा है, धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं, एक दिन आएगा वक्त जब इस देश का हर व्यक्ति इस बात को समझेगा कि जो हमारे आप में मोहब्बत कराए, जो न्याय और अधिकार दिलाए, सम्मान दिलाए और साथ में रहने की कोशिश के लिए खूबसूरत दुनिया बनाए, वो सबका नायक होता, वो किसी एक का नायक, एक जाति का नहीं होता, एक व्यक्ति का नहीं होता, वो एक विचार होता है। कहा यह जाता है कि जो बात लक्ष्मण यादव जी कह रहे हैं, जो बिहार में तेजस्वी जी कह रहे हैं, उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी कह रहे हैं, तमिलनाडु में MK स्टालिन साहब कह रहे हैं, क्या ये बात, ये विचारों की बात, ये पिछड़े दलित अल्पसंख्यकों की बात, ये बाबा साहब की बात हार और जीत के पैमाने के लिए गढ़ी जा रही है? हार और जीत का कोई पैमाना है इसमें? क्या ये एजेंडा है या फिर न्याय और अधिकार की लड़ाई है? नहीं, दोनों। हाँ, ये बिल्कुल सही सवाल है। कई बार यह आरोप जैसे बीजेपी के ऊपर लगता है कि वो चुनाव के लिए ये सब कर रही है। हाँ। लेकिन जो बात तेजस्वी यादव कर रहे हो, जो बात आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हो, जो बात आदरणीय स्टालिन जी कर रहे हो, या जो बात हम जैसे लोग कर रहे हैं, वो तो एक विचारधारा की बात है। हजारों साल का संघर्ष है, आज का तो है नहीं। हम अगर बुद्ध की बात करें, हम अगर कबीर, फूले और रैदास की बात करें, हम अगर नारायण गुरु बसवन्ना चोखा मेला की बात करें, चौधरी छोटू राम की बात करें, जगदेव बाबू की बात करें,
तो ये आज की कोई लड़ाई नहीं है, तो इसका हार जीत से तो कोई रिश्ता ही नहीं है। हजारों साल की लड़ाई चली आ रही है। माननीय नेताजी ने कहा था कि गरीबी और जाति ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं। जिस जाति में सबसे ज़्यादा पिछड़ापन है, सामाजिक रूप से पीछे कर ढकेल दी गई, वही जाति आज सबसे ज़्यादा गरीब है। ये पूंजीवाद और समाजवाद के बीच की लड़ाई का विचार है। मनोहर कांशीराम कहते थे कि जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना हक मिलना चाहिए। तो ये हार जीत की लड़ाई नहीं है, ये तो एक विचारधारा की लड़ाई है जो इंसान को इंसान के बराबर मानती है। चुनाव तो बीच में आया है, क्या आज ये चुनाव होने जा रहा है तो इसमें तो इसका फैसला होगा कि जनता इस बात को कितना समझी, और हम जैसे लोग कोशिश में लगे हैं कि जनता इस खेल को समझे कि आपके साथ अन्याय कहाँ हो रहा है। वो कौवा कान लेके गया और कौवे के पीछे दौड़ गए, इससे नहीं। हम अपने लोगों को समझाएंगे, और समझाने का किस्सा हमारा ये होगा कि एक बार जंगल में गधा और बाघ आपस में लड़ने लगे। गधवा कहा कि घास जो है काले रंग की होती है, तो बाघ कहा रे पागल लोग, घास हरे रंग की है, सामने दिख रहा है। काने ने काली होती है, काने ने हरी होती है। दोनों लड़ते हुए राजा के पास गए। शेर राजा था, शेर के सामने कहा, गधवा कहा कि घास काली है जनाब, और बाघ कह रहा हरी है। तो बाघ ने कहा रे साहब देखिए सामने दिख रही है हरी है, ये गधा कह रहा है कि काली है। शेर ने कहा गधा सही कह रहा है, बाघ को 1 साल की सजा दी जाए, जंगल से छोड़कर चला जाए। गधा नाचते हुए गया कि न्याय हो गया। बाघ जाकर शेर से पूछा ये कैसा न्याय, तो कहे कि मैं तुम्हारी इस बात, आप देख रहे हैं कि घास हरी है, तो आप क्यों है इसका ना। तो शेर ने कहा कि बिल्कुल ठीक है, घास हरी है, मैं भी जानता हूँ। सजा इस बात के लिए नहीं, तुम गलत बोल रहे थे। सजा तुम्हें इस बात के लिए दी गई है कि तुम गधावे से बहस कर रहे हो। क्या तुम्हारे जीवन में यही काम रह गया? आज आप किस चीज पे बहस कर रही है? बीजेपी किस चीज पे बहस करवा रहे हो? हमारे लोग उसी बहस कर रहे हैं। बन गया वहीं बन गया, दुनिया में डंका बज रहा है। अरे उनके शेर है 400 पार। अरे छोड़ो यार, कहाँ बहस कर रहे हो? नौकरी कहाँ है? रोजगार कहाँ है? तुम्हारा हक कहाँ मिला? अस्पताल में सबसे ज़्यादा भीड़ जो है वो तुम्हारे लोगों के, दलित पिछड़े आदिवासी सबसे ज़्यादा अस्पताल में लाइन लगाए हैं। सबसे ज़्यादा बेरोजगारी में पेपर लीक हो रहा है, और विद्यार्थी जो 60 लाख विद्यार्थी है, 60 लाख में 90% विद्यार्थी पीडीए है। और वो विद्यार्थी कैसे कैसे वहाँ से परेशान होकर के यहाँ तक आया, और आप आते हुए लॉ ट्राई एग्जाम दे करके पेपर लीक हो गया। कौन मारा जा रहा है इसमें? 6800 विद्यार्थी वहाँ पर गाली खा रहे हैं, लाठी खा रहे हैं। वो किसके घर के बच्चे हैं? दलित पिछड़े आदिवासी। अपने बच्चों के भविष्य पर बात करो, किसी और मुद्दे पर मत फंसो। तुम्हें बहकाया जा रहा है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बात अगर आज जनता को समझ में आ जाएगी तो चुनाव भी इसी पर होना चाहिए। बताइए, आप वोट डालने जाएंगे तो किस नाम पर वोट देंगे? कौन नेता आपके बच्चे को रोजगार देगा? कौन नेता आपके बच्चे को शिक्षा देगा? कौन नेता स्कूल, कॉलेज और हॉस्पिटल की बात करता है? कौन नेता मोहब्बत से एक दूसरे को रहने की बात कराता है? और दूसरा नेता आ रहा है, लड़ा रहा है, तुम्हारा दुश्मन वो है, तुम्हारा दुश्मन ये है। अरे लड़ाओ नहीं भाई, ये लड़ाई चुनाव की इसलिए होनी चाहिए। और अगर मान लीजिए जीत गए तो भारत बच जाएगा, हारे तो फिर से ये लड़ाई आगे बुलंद होगी, और सबको सबका हक दिलाने की लड़ाई हजारों साल से चली आ रही है। जब तक बराबरी नहीं मिल जाएगी तब तक विचारधारा की लड़ाई चलती रहेगी। लोग कह रहे हैं संविधान खत्म हो रहा है, फिर लड़ाई कहाँ बचेगी? ये लड़ाई तो फिर अगर आप 2024 में हार गए, बहुत सारे लोग ये बात क्लेम कर रहे हैं कि आगे चुनाव फेयर नहीं होने वाले हैं, भारतीय जनता पार्टी का इरादा ठीक नहीं है, संविधान खतरे में है, संविधान बदलने की साजिश रची जा रही है, तो क्या आपको लग रहा है कि 2024 के बाद चांसेस हैं कि ये विचारधारा की लड़ाई लड़ी जाएगी? ये बात आपकी बिल्कुल ठीक है कि संविधान खतरे में है। बीजेपी ने उसका एक सैंपल कैसे दे दिया। उन्होंने मेयर का इलेक्शन कराया चंडीगढ़ में, और सामने दिखा दिया, बैलेट पेपर था, सीधे वोट कैंसिल किए जा रहे थे विपक्षी दलों को। वो तो कैमरा पकड़ लिया और सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुना दिया, तो बच गया लोकतंत्र। कितना दिन बचेगा ऐसे? ईवीएम में तो पकड़ में भी नहीं आता, ईवीएम में तो पता ही नहीं चलेगा कि कहाँ गया कहाँ नहीं गया वोट। खतरा तो बहुत बड़ा है। आरक्षण अपने आप खत्म हो रहा है क्योंकि पूरा देश निजी हाथों में बेचा जा रहा है। प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन, मंडल कमीशन की बात करता है मोहन यादव, जरा आए, मोहन यादव नाम है, मोहन यादव आए तो जरा एक सवाल पूछिएगा, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन होना चाहिए कि नहीं? ये मंडल कमीशन की सिफारिश कहती है। ये सारे ओबीसी बन के घूम रहे हैं केवल वोट लेने के लिए। ओम प्रकाश राजभर जी वेटिंग ऑन मिनिस्टर, तो देखिए क्या होता है। इतने बड़े नेता ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये अपने समाज के बड़े नेता हैं, संघर्षों से निकले लोग हैं, मेहनत करके निकले लोग हैं। और भाई से अगर झगड़ा हो जाए तो जहर नहीं खाया जाता बाहर खड़ा होकर, घर का झगड़ा घर में होना चाहिए था। किसके साथ खड़े हो गया? और आज वहां जाकर के आप कैसे बोलेंगे कि मंडल कमीशन की सिफारिश लागू करो? और आप लोगों के होते जाति जनगणना नहीं हो रही, आप लोगों के होते संविधान खतरे में, आप लोगों के होते आपका समाज केवल वोट का सौदा कर रहा है। तो बचाना तो सबकी जिम्मेदारी है ना। तो संविधान निश्चित रूप से कमजोर हो रहा है। और आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि 24 का चुनाव अगर हार गया ये देश, पता नहीं फिर इस देश में आगे क्या होगा। ये मेरी भी चिंता है, क्योंकि
आज कौन जेल में है, किसके घर पे बुलडोजर चल रहा है, किसकी नौकरी खत्म, किसका आरक्षण खत्म, इस देश में सामाजिक ताना बाना खत्म। 24 का चुनाव उसके बाद और बुरा रूप ले आएगा। लेकिन मैं एक उम्मीद देखता हूँ कि हौसलों में फ़कत उतार सही, वक्त ज़्यादा ही बेहिसाब सही, नाउमीदी से लाख बेहतर है एक उम्मीद दागदार सही। वो उम्मीद इस बात की है कि संविधान ख़त्म होने तो नहीं देगी इस देश की जनता। इतना तो मुझे उम्मीद है। पता नहीं, ये हो सकता है झूठी उम्मीद हो सकता है मैं गलत साबित हो जाऊं, लेकिन मुझे मेरे दिल में ये उम्मीद है कि इस देश की जनता शायद अभी इतना तो समझती है कि अगर संविधान नहीं रहेगा तो मनुस्मृति के दौर में चले जाओगे, मजदूर बन जाओगे, किस खेत में भूमिहीन किसान बन जाओगे और 5 किलो अनाज पर जिंदा रहोगे। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि ऐसा होगा नहीं। और अगर ऐसा हुआ कि 24 के बाद लगा कि देश खतरे में चला गया, तो फिर एक सैलाब आएगा। वो कब आएगा, कितना नुकसान करने के बाद आएगा, कितनी बर्बादियों के बाद आएगा, ये मैं नहीं कह सकता। लेकिन इस देश ने बहुत बुरे बुरे दिन देखे हैं। बहुत सारे विदेशी तानाशाह आए, विदेशी राजा आए, लूट खसोट मार काट सब कुछ हुई। बहुत मुश्किल से चल के यहाँ तक पहुँचे हैं। वीरेंद्र डंगवाल की एक कविता है कि अब तक चलकर आए हैं इतने लाख वर्ष, तो आगे भी चल करके ही हम जाएंगे। आएंगे उजले दिन जरूर आएंगे, अच्छे दिन नहीं, उजले दिन, जहां सब बराबर होंगे। तो लड़ाई जारी रहेगी। अगर संविधान 24 के बाद खतरे में होगा तो मुश्किल हो जाएगी लड़ाई। हम जानते हैं लोग मारे जाएंगे। बाबू जगदेव प्रसाद कहा करते थे पहली पीढ़ी के लोग मारे जाएंगे, दूसरी पीढ़ी के लोग जेल जाएंगे, तीसरी पीढ़ी के लोग राज करेंगे। हमने देखा कि जो लोग जेल गए, मारे गए, फिर भी राज अभी पूरा नहीं मिला, किसी और का राज आ रहा है। फिर भी गोली मारी जाएगी, फिर भी जेल में डाला जाएगा, लोग शहीद किए जाएंगे, फिर भी कुर्बानियां जाया नहीं होती। एक खूबसूरत भारत बनाने की लड़ाई जारी रहे। हौसले और उम्मीद पर दुनिया कायम है, और ये जो हौसले और उम्मीद की दीवार है, इसकी नींव में खड़े हैं लक्ष्मण यादव जैसे लोग, जिनके विचारों के गारे से ये नींव तैयार हो रही है। और एक उम्मीद बाकी है और हमेशा रहेगी, इसलिए कि ये देश न्यायप्रिय देश है। यहाँ के लोग लड़ना जानते हैं और अब तक लड़ते आए हैं, और ये लड़ाइयाँ लगातार जारी रहेंगी। इस पूरी बातचीत का मकसद ये था कि हम आपको समझा सकें कि पीडीए जैसे नारों का क्या महत्व होगा और उनसे आगे क्या उम्मीद की जा सकती है। सच तो यही है कि संविधान खतरे में है, चंडीगढ़ में सबने देखा, लेकिन यह है कि हौसला बनाए रखने से लड़ाइयाँ लड़ी जा सकती हैं, और जब लड़ेंगे तभी जीतेंगे। बाकी बने रहिए हमारे साथ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।